कक्षा 10वीं विज्ञान का प्रादर्श प्रश्न पत्र है। इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, ठीक है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस और वह आयरन क्लोराइड बनना, ये यहाँ काम होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता, मतलब धातुओं के द्वारा जो पतले पतले तार बनते हैं तो वो जो गुण होता है उसको हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। पतले तार बनने वाले को हम तन्यता कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर तन्यता होगा। ठीक है, चालकता क्या है, तो विद्युत और ऊष्मा की जो चालक धातुएं होती है उनमें चालकता गुण होता है। आघातवर्धनी का मतलब ये है कि धातुओं को पीटने पर हम पतली चादर बना सकते हैं। और ध्वनिता का मतलब पीटने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसको हम ध्वनिता कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। यह आपका ये ऑप्शन होगा, सिनेप्स। तंत्रिकाओं के बीच खाली जगह क्या कहते हैं? सिनेप्स कहलाती है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यह आंसर होगा आपका यीस्ट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो धारा उत्पन्न होती है ना तो जनित्र से होती है, तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा जनित्र। ठीक है, ये जो एमीटर है ना इसको अमीटर भी कहते हैं, इससे विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, और उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है। अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं और इसकी विद्युत धारा की जो इकाई है ना वो एम्पियर है। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आहार श्रृंखला में आपका आएगा घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, घास और बकरी, बकरी के बाद मानव। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा, है ना। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव से होगा। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो भाई वनों का विनाश हो रहा है, ये तेजी से कम हो रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। सबसे जो है तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो आवर्त 7 है ना। त से क्या याद रखना है, आवर्त कितने होते हैं? 7, और समूह होते हैं 18। ठीक है, आवर्त सारणी में समूह कितने? 18 है, और आवर्त कितने हैं? 7। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। रिक्त स्थान भरिए। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, तो आपको लिखना सुचालक होती है ना। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, और जल कैसा ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड है। मादा और गर्भस्थ शिशु, है ना, मतलब माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक कहलाता है, तो ये प्लेसेंटा कहलाता है। तो ये प्लेसेंटा कहलाएगा। पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में जल के वहन के लिए तो जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर? जाइलम आएगा। और भोज्य पदार्थों के लिए फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जल के लिए जाइलम और भोज्य पदार्थ के लिए फ्लोएम होता है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, तो यह आंसर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। देखिए, जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पर अपने पास में सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो सोडियम पोटेशियम, तो यहाँ पोटेशियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होगी आपकी? पोटेशियम। ठीक है, सामान्य रक्तदाब, तो ये 80-120 वाला, तो 120 ये वाला इसका आंसर होगा। सामान्य रक्तदाब इतना होता है। पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन जो है वो आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। ठीक है, तो ये आएगा शुक्राणु जो आपका टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो टिमटिमाना ये अपवर्तन की घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस की क्षमता को हम डायप्टर से, ये डायप्टर हो जाएगा। और जरा दूरदृष्टिता है ना, तो इसमें 2 फोकस वाला लेंस होता है, तो यहाँ पर आएगा द्विफोक्सी लेंस। विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट से, तो इसका ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम हो गई।
सामान्य रक्तदाब जो है आपका 120/80, और पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, और तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है, और लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर है, और जरा दूर इसमें क्या लगाएंगे हम, द्विफोक्सी लेंस, और विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट से मिलाएंगे। शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं इसको हम। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो ये होगा क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो ये आएगा निषेचन। लेंस की समता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनेगा P = 1/f। तो लेंस की समता का सूत्र जो होगा P = 1/f। निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट का शब्द दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, तो ये अवतल लेंस होगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो ये ओम होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। क्वेश्चन आंसर में पहला प्रश्न है अपने पास में, श्वसन की क्रिया को, मतलब जो सांस लेते हैं ना, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा बाहर उत्सर्जन होगी। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम ऑक्सीजन को जब है ना अंदर लेते हैं तो हम जो हमारा भोजन है वो विघटित होता है, और इससे जो ऊर्जा निकलती है ना, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्जा के बाहर निकलने की वजह से श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, हम जब ऑक्सीजन करते हैं ना, तो ऑक्सीजन के द्वारा जो हमारा भोजन है वो विघटित होता है, और इस प्रक्रिया में क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होगी, इसलिए श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीश्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन के द्वारा भोजन विघटित होता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है ना, ऊर्जा बाहर निकलती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। देखिए, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब तेल और इनसे बनी हुई चीज़ें जो है ये जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, इनको खराब होने से बचने के लिए है ना, हम नाइट्रोजन गैस इसमें जो है चिप्स वगैरह के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि तेल और ये चीज़ें जो वसायुक्त पदार्थों की चीज़ें बनी होती है ना, ये हवा जो अपनी वायु है ना, उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन है उससे क्रिया करके ये खराब हो जाती है, मतलब इनकी गंध, रंग और स्वाद सब बदल जाएगा। इसलिए यदि इन पाउच में हम नाइट्रोजन को डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो खाद्य पदार्थ है ना, ये क्रिया नहीं करेंगे ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन होने की वजह से, और ये जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए इसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। तो तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु है ना, वायु में उपस्थित कौन, ऑक्सीजन, इससे क्रिया करके क्या हो जाता है, विकृति गंधी, मतलब इनमें गंध बदल जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए तेल और जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं इनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इनमें भरी जाती है। ठीक है, जो पाउच वगैरह चिप्स के कुरकुरे वगैरह पाउच आते हैं ना, इनमें जो हवा होती है वो एक तरह से नाइट्रोजन गैस ही है, ताकि ये जल्दी खराब नहीं हो। अमलगम क्या है, तो अमलगम क्या है कि कोई भी धातु है उसके ऊपर पारे का जो लेप कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पारे की एक मिश्र धातु बनेगी, इसको अमलगम कहते हैं। कुल मिला के पारे का ऊपर लेप कर देते हैं, ठीक, इसको अमलगम कहते हैं। तो जब किसी धातु, जैसे जस्ता ही ले लो है ना, जस्ता कोई सी धातु ले लो, जस्ता आदि पर है ना पारे का लेप कर दिया जाता है, मतलब कोई भी धातु है उस पर पारे का लेप कर दिया जाता है, तो पारे से मिलकर पारे की क्या बन जाती है, मिश्र धातु बन जाती है, इसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, जस्ते पर पारे का लेप करते हैं तो पारे से मिलकर पारे की क्या बन जाएगी, मिलावट होके एक मिश्र धातु बनेगी, जिसे अमलगम कहते हैं। संक्षारण क्या है, ठीक है, मतलब क्या है कि लोहे पर वायुमंडल में से खुला रख देंगे लोहे को हम, या लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ होगी, उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है जिसको हम जंग लगना कहते हैं, वही संक्षारण है। देखिए,
संक्षारण, जब लोहे या लोहे है ना, ठीक है, लोहे जैसे पदार्थों से कोई भी वस्तु बनी हो और अपने आसपास जैसे अम्ल से, नमी से, है ना, आर्द्रता से आदि से संपर्क करेगी वो, तो तब ये क्या हो जाएगी, संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, मतलब लोहे के ऊपर एक परत जमा होती है जिसको हम कहते हैं जंग लगना, ये संक्षारण है। और लोहा किससे क्रिया करेगा, वायुमंडल से क्रिया करेगा, ठीक है, नमी से, हवा से क्रिया करके, और ये संक्षारित हो जाता है। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो मेंडलीव ने जो नियम दिया ना, वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार दिया। कैसे, कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। देखिए मेंडलीव का जो नियम लिखना वो इस टाइप से लिखना आपको, है ना। मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, कैसे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यदि क्वेश्चन चेंज होता है तो आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम ऐसा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रमांक, नंबर हो जाएगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। और जो लिख रखा है ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। इसमें परमाणु द्रव्यमान को महत्व दिया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक। बस ये लाइन आप इसको समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। या परमाणु क्रमांक लिखेंगे तो आधुनिक आवर्त नियम बन जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान की जगह क्रमांक। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये है कि तत्व जो होते हैं ना, उन तत्वों को यदि हम परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखते हैं ना, तो हर आठवां तत्व, अष्टक मतलब आठवां तत्व बराबर गुण धर्म रखता है, मतलब समान गुण होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम किस प्रकार का नियम है। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर आठवां तत्व समान गुण रखता है, ठीक है, आठवां तत्व समान गुण रखेगा, ठीक है। तो अष्टक नियम का मतलब ये है कि तत्व को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखेंगे तो हर आठवां तत्व क्या रखेगा, समान गुणधर्म रखता है। देखिए धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। धमनी और शिरा में आपको अंतर बताना, सबको आता भी होगा लेकिन एक बार हम रिवीजन इसको कर लेते हैं। धमनी शिरा में क्या अंतर होगा, देखिए धमनी और शिरा। तो धमनी है ना मोटी होती है, आपको म से क्या याद रखना, धमनी मोटी होती है, ठीक है, और शिरा क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। बाकी ये भी लचीली होगी और ये भी लचीली होती है। तो धमनियों की जो भित्ति होती है वो लचीली होती है, तो शिरा की भित्ति भी कैसी होती है, लचीली होती है, लेकिन शिरा पतली होगी और धमनी कैसी होगी, मोटी होगी। अब धमनी में ना लाल रंग की दिखाई देती है और शिरा क्या है, नीली दिखाई देती है। कैसे, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है, ठीक है, तो ये लाल दिखाई देती है। और शिराओं में रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, इसलिए इसकी उपस्थिति के कारण जो है यह नीली दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि धमनी मोटी होती है, शिराएं पतली होती है। धमनी का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, शिराओं का जो है वो नीली दिखाई देती है, ठीक है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनी में जो है ना रक्त वो रुक रुक कर चलता है, ठीक है, और अधिक दाब से संवहित होता है। शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब में, ठीक। उसके बाद ये है कि धमनी की जो गुहा होती है वो सक्रिय होती है और शिरा की जो गुहिका होती है वो चौड़ी होती है। तो आपको दो आंसर यहाँ पर, दो ऑप्शन कैसे लिखेंगे, दो विकल्प आप, है ना, दो अंतर इस प्रकार लिखेंगे आप कि धमनी की भित्ति लचीली और मोटी होती है, शिरा की भित्ति लचीली और पतली होती है। धमनियों में ऑक्सीजन है ना, O2 रक्त होता है, ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण इनका रंग लाल होता है और शिराओं में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे तो अपना जो है धमनी और शिरा में अंतर कंप्लीट हो जाएगा। अक्षी व अनाक्षी श्वसन में कोई दो अंतर है ना, वायवी और अवायवी है, क्या है ये, वायवी और अवायवी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। देखिए वायवी श्वसन या आक्षी श्वसन है ना, अवायवी या अनाक्षी श्वसन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यह है ना, अगर इधर आक्सी लिखा होगा, क्या लिखा मिलेगा आपको, आक्सी, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनाक्षी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। क्या लिखना है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनाक्षी में क्या लिखोगे, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। यदि यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, क्या है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इधर ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन यानी कि अपूर्ण ऑक्सीकरण या अपूर्ण विखंडन होता है, ठीक है।
अब इधर देखिए आप, वायवी और अवायवी है ना, आक्सी और अनाक्सी, तो इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इधर भी क्या है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसा लिखेंगे, इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इधर अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और हल यानी कि एल्कोहल। कैसे याद करेंगे कि यहाँ आपने आक्सी में लिखना है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यह, और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और हल यानी कि अल्कोहल है, इधर जल और इधर हल। ठीक है, और यहाँ ऐसा लिख सकते हैं अपन कि इसमें जो है वायवी में क्या होगा, एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और इधर क्या होगा, अनाक्सी में केवल 2 एटीपी। तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें, ऑक्सी में। एक ग्लूकोज के अणु से कितना, 38 एटीपी अणु ऊर्जा जो है, और इधर कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ग्लूकोज अणु से 2 एटीपी अणु ऊर्जा होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑक्सी और अनाक्सी में 2 अंतर याद करने हैं। तो ऑक्सी माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अनाक्सी में क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है या ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। ठीक है, और इधर 38 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होती है या 2 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होती है। कायिक प्रवर्धन क्या है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन मतलब ये है कि कोई पौधा है, उसका कोई भाग हमने अगर लगा दिया और उससे नया पौधा तैयार करते हैं, इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से हम पौधे के कोई भाग या कोई रचना है उससे नए पौधे पैदा करते हैं, इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखिए, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों है ना, ये रचनाओं से नवीन पौधे जो है पैदा करता है, इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों से नए पौधे जो पैदा करते हैं ना, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है स्वपरागण क्या है। तो स्वपरागण में क्या होगा कि एक ही पुष्प, ठीक है, के परागकण उसी पुष्प के या तो उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे फूल पर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसको स्वपरागण कहते हैं। क्या होगा इसमें, एक ही पुष्प के परागण जो होते हैं उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या गिरते हैं, इसको हम कहते हैं स्वपरागण। जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, क्या लिख रखा है यहाँ पर, है ना, एक ही पुष्प के परागण, स्व है ना, स्व, उसी पुष्प के या तो उसी पुष्प पर या फिर दूसरे पौधे के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में, है ना, पुष्प क्या होगा, पौधा तो वही होगा लेकिन दूसरा पुष्प होगा, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद करना है कि स्वपरागण में क्या होगा, वही पौधा होगा लेकिन पुष्प दूसरा हो सकता है। ठीक है, जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या होगा कि जो पुष्प जो होंगे ना इसके, वो रंगहीन होंगे, इनमें कोई सुगंध नहीं होती है ना, और गंधहीन होते हैं और रंगहीन होते हैं, रंग भी इसमें ज़्यादा खास नहीं होता है। मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, है ना, मेंडल की प्रभाविता का नियम कैसा है। तो मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या है, देखो, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है ना, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या है, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो परावर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और दूसरा जो नियम है वो आपतित किरण है ना, और परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये रहा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होगा। दूसरा कि जो आपतित किरण है, ठीक है, एक तो कोण का नियम है, दूसरा किरण का नियम है। ठीक है, आपतित किरण और
जो है परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला तो ये हो गया परावर्तन का नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा है आपतित किरण। क्या है आपतित किरण? आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम हो गए। ये अपवर्तन के नियम है, ठीक है। अपवर्तन के नियम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है, तो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित, अपवर्तन में है ना परावर्तन आएगा नहीं शब्द, आपतित किरण दोनों में होती है, तो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक तो किरण वाला हो गया, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो नियतांक होता है। अनुपात कैसा होता है? नियतांक होते हैं। और जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और उसे म्यू से दर्शाते हैं। मतलब ये है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तन में कौन सी किरण होगी यहाँ पर? अपवर्तित। और परावर्तन में क्या होता है? परावर्तित किरण होती है, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है। ये अपवर्तन के नियम हो गए और इससे पहले हमने परावर्तन के नियम देखे। क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, ठीक है। तो ओम का नियम इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। देखिए, यदि चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इस नियम के अनुसार V बराबर RI। ये ओम का नियम है। कैसे लिखना है? चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच क्या होगा? V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है ना, V वोल्ट का विभवांतर, तो इसको क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और मैं समझा दूँ आपको, या फिर इस प्रकार आपको समझ में आता हो तो ओम के नियम के अनुसार है ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ना, जैसे उसकी लंबाई, ताप आदि इसको न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि क्या है कि कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था को न बदले तो उसके सिरों पर, दोनों सिरों पर अपन जो विभवांतर लगाएंगे उसमें प्रवाहित धारा के वो क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि वही अपन पहले पढ़ा था, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V प्रोपोर्शनल धारा I, यानी कि V बराबर RI, ठीक है, इस प्रकार का। तो ये जो है आपको सरल पड़ेगा कि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? ठीक है, तो विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के जो बहने का जो रास्ता है, पथ है, उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। कैसे? कि विद्युत का जो स्रोत है उससे विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके प्रमुख घटक है या तो जहाँ से विद्युत स्रोत, जहाँ से बैटरी या सेल से विद्युत आ रही हो, फिर चालक, फिर प्रतिरोध, फिर स्विच है ना, कुंजी, और जो भी अन्य उपकरण उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके प्रमुख घटक है, नंबर 1, इस पर विद्युत स्रोत जो बैटरी या सेल जो भी हो, चालक, प्रतिरोध, स्विच, कुंजी और दूसरे अनेक उपकरण जो इससे परिपथ से जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव किसे कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत विभव क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है, कहाँ से? अनंत से विद्युत के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। क्या याद लिखना है आपको? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। चलिए बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।